अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारा मीडिया और कौम जो है वो अपनी ही की हुई गंदगी में इस तरीके से गर्क है कि आसपास होने वाली तब्दीलियों पे उनकी कोई नजर नहीं। सूडान के बिगड़ते हालात हों, यूक्रेन का मसला हो, यूरोप के अंदर आने वाली तब्दीलियां हों, भारत की दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो, या मशरक़ वस्ता में उभरते हुए एक नए यूरोप की बुनियादें हों, हमें हमारी टीवी और हमारे अखबारात इस बारे में कुछ भी नहीं लिख रहे। हत्ता कि तुकाबली जायजा तक भी देने की किसी में सलाहियत, अकल या दानिशमंदी नहीं है। मसलन आप सूडान की मिसाल ले लें। दहशतगर्दी और दहशतगर्दी के इल्ज़ामात, जंगें, अंदरूनी जंगें, खाना जंगी, इस्तेसाल, ये सारी चीज़ें तकरीबन किसी हद तक पाकिस्तान से मिलती जुलती हैं। ये बातें तो दरकिनार, अगर आप तारीखी तौर पे भी सूडान का, बदकिस्मती से कोई दूसरा मुल्क मुझे नहीं मिला जो हमारे मसावी स्टेटस का हो, तो मुझे सूडान की मिसाल देनी पड़ रही है। माजी में भी अगर आप जाएं तो जिस किस्म की नाइंसाफ़ी, जुल्म, बर्बरियत और इस्तेसाल हम लोगों ने बंगालियों से बरता है, कुछ उसी किस्म का साउथ सूडान के लोगों के साथ भी रहा है। उसके नतीजे में हमारी तरफ बांग्लादेश एक दूसरा मुल्क बन गया और उनके यहाँ साउथ सूडान मेनलैंड सूडान से अलहदा हो गया। जिस तरह हम कबूतर की तरह आंखें बंद करके अपने माजी हाल मुस्तकबिल से पहलू तय कर रहे हैं, तकरीबन कमोबेश सूडान में भी यही सूरत हाल है। पाकिस्तान में मुतलकुल अनान डिक्टेटर पाकिस्तान की ज़्यादातर तारीख के अंदर हुक्मरानी पे बराजमान रहे। बिल्कुल यही तजुर्बा सूडान का भी रहा। जिस तरह पाकिस्तान में फौज अपना काम छोड़ के सारे दूसरे काम कर रही है, सियासत से लेके इस कारोबार तक, सूडान में भी अगर अभी आप देखें, माजी में भी यही होता रहा और आज भी यही हो रहा है। खास तौर पे अगर आप सूडान की इस लड़ाई को देखें तो उनका जो जनरल हमदान है वो बुनियादी तौर पे अपने कारोबारी जो उसके असासे हैं या मतलब उनके तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ रहा है, और उस जंग में सूडान के एक आम आदमी का क्या हाल हो रहा है उसे इस बात की कोई फिक्र नहीं। और यही हाल कमोबेश तकरीबन दूसरी तरफ भी है। पाकिस्तान में भी ऐसे ही हो रहा है कि अपने एक पाव के लिए दूसरों के मनोमन गिराए जा रहे हैं, रियासत को दाव पे लगाया जा रहा है। उसमें मुफाद सिर्फ ये है कि अपने ज़ाती मुफाद, अपने ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ात, अपने शख्सी मतलब कारोबार और उससे जुड़ी हुई चीज़ें और रियासत के वो अमूर जो बुनियादी तौर पे इस्टेब्लिशमेंट का काम नहीं है, मगर इस्टेब्लिशमेंट उसमें इन्वॉल्व रही है और अब इस्टेब्लिशमेंट उस एम्पायर को बचाने के लिए सरधड़ की बाजी लगा रही है, जिससे एक आम आदमी, मुल्क, कौम, मिल्लत सबका नुकसान हो रहा है। मगर इस बात की ना उन्हें कभी कोई परवाह थी, ना उन्हें अभी कोई परवाह है। इस तरह अरब पेनिनसुला में सूडान एक नाकाम रियासत रही है, उसी तरीके से अगर आप बरसगीर पाक हिंद में अगर आप देखें तो पाकिस्तान भी एक नाकाम तरीन रियासत के तौर पर उभर रहा है। अपने स्याह करतूतों के ऊपर पर्दा डालने के लिए सूडान भी इसराइल को ब्लेम करता रहा। हो सकता है उसमें कुछ सच्चाई भी हो। इसी तरीके से पाकिस्तान में भी अपने स्याह करतूतों के ऊपर पर्दा डालने के लिए इस्टेब्लिशमेंट भारत, इसराइल, अफगानिस्तान और इस तरह के दूसरे दुश्मन घड़ती रही। जिस तरह पाकिस्तान में शिया और सुन्नी की लड़ाई के अंदर पाकिस्तान को एक रखेल के तौर पर इस्तेमाल किया गया, बिल्कुल इसी तरह सूडान में भी मिस्र और यूएई आपस के अंदर आपको बदस्तोस गरेबा दिखाई देंगे। मगर अगर आप सूडान से बाहर निकलेंगे तो इन दोनों ममालिक के आपस में अच्छे ताल्लुकात हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान में भी अगर आप पाकिस्तान से यानी बाहर निकलेंगे तो अशरों शिया सुन्नी की लड़ाई पाकिस्तान के अंदर लड़ने वाले मुल्क खुद महफूज रहे और पाकिस्तान को उन्होंने फोर फ्रंट पे रखा, पाकिस्तान के लोगों को इस्तेमाल किया। आज वो एक दूसरे के साथ यानी इस बगलगीर हैं, मगर पाकिस्तान की वही सूरत हाल है जो आज से 2-4 अशरे पहले थी। जिस तरीके से पाकिस्तान में अंग्रेजों से विरसे में मिली हुई इस्टेब्लिशमेंट और अंग्रेजों से एक किराए की रियासत के तौर पर पाकिस्तान की बुनियाद रखे जाने के बाद जो इस्टेब्लिशमेंट एक तश्कील पाई, जो वजूद में आई, उसने पाकिस्तान में आइन और दस्तूर का बनना जितना लेट कर सकते थे किया, और जब दस्तूर बन गया तो उसको बार बार मुअत्तल करते रहे। इसी तरीके से सूडान के अंदर भी यही सिचुएशन रही और सूडान के अंदर भी मसनूई तौर पर किसी न किसी तरीके से पार्लियामेंट को और बाकी तमाम जो प्रोसेस है उसको तातुल का शिकार किया जाता रहा।
بالآخر जिस तरह पाकिस्तान में 1973 में सिक्का बंद किस्म के जो सियासतदान थे, जैसे तैसे उन्होंने एक कानून बनाया, एक आइन और एक दस्तूर बनाया, मगर वो दस्तूर भी उसके अंदर कुछ इबाम रहे और रियासत की पूरी अपना यानी तवानाई इस बात पे रही कि वो इबाम अपनी जगह पे कायम रहें ताकि बवक्त ज़रूरत उनको इस्तेमाल किया जा सके। और किसी तरीके से भी हुकूमत या अपोजिशन को इस तरीके से फ्रेम किया गया अपने यानी इस गमलों के अंदर तब सियासतदान उगा कर कि किसी तरीके से भी किसी हुकूमत को 2/3 अक्सरियत यानी ना मिल सके, वो आइन के अंदर दस्तूर के अंदर मौजूद जो इबाम है उनको वो दूर न कर सके। 1997 में नवाज शरीफ को एक दफ़ा ये 2/3 अक्सरियत किसी न किसी तरीके से हासिल हुई, मगर उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ने यह सबक सीखा कि अब दोबारा से हमने ये काम नहीं होने देना। बहरहाल किसी न किसी तरीके से जरदारी ने अपनी सियासी बसीरत और रास चालाकी से 18वीं 19वीं तरमीम वगैरह की, जिसके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट को इतनी ज़्यादा खुश नहीं थी, मगर बहरहाल किसी तरीके से फेस सेविंग के लिए सब कुछ होने दिया गया। उसके बाद इमरान खान ने सेहत कार्ड लाकर अपने आप को सियासी तौर पर मजबूत करने की कोशिश की और उम्मीद थी कि अगले 1 से 1.5 साल के अंदर अगर इमरान खान तालीम कार्ड ले आता तो फिर मेरा ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट की सियासी कवर के ऊपर ये आखिरी कुतबा साबित होता, क्योंकि सेहत कार्ड में एक आम आदमी को अपने इलाज करवाने के लिए एक अच्छी सेहत की सहूलत तक रसाई थी। तालीम कार्ड में एक आम आदमी का बच्चा किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाकर तालीम हासिल कर सकता था और ये अपने अंदर एक इनकलाब होता जो पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों को मजीद मजबूत करता, जमहूरी हुकूमतों को मजबूत करता। मगर ये सब होने देने से पहले मुख्तलिफ हीले बहानों से इमरान खान की हुकूमत को हटा दिया गया। हालत हमारी ये है कि भारत और बांग्लादेश तो दूर की बात, हम इक्तसादी तौर पे अपनी करेंसी में और दाखिली और खारजी मुहाज के ऊपर अफगानिस्तान के भी मद्दे मुकाबिल नहीं है। यानी वो मुल्क जो 40-50 साल जंगो जदल का शिकार रहा, हम आज उनके भी हम पल्ला नहीं है, उनसे भी कहीं कमतर है। आज हमारे मिली नगमे मातम बन चुके हैं और आज हमारे कौमी वकार की पतलून उतर चुकी है। एटम बम हम पे लानत भेज रहा है और उम्मत की रेबरी की यानी ख्वाहिश जो है वो आज आटे की लाइन में लगी हुई है और एशियन टाइगर बनने का ख्वाब अब एक बीमार और लागर गधे की शक्ल में हमारे सामने खड़ा है। दो कौमी नजरिया ज़रूरत के गटर में दफन हो चुका है और इस्लाम से इस्लाम निकल चुका है, जमहूरियत से जमहूरियत का जनाजा निकल चुका है और पाकिस्तान का जो पाक है उसके अंदर की गलाजत, गंदगी और ताफुन निकल कर अब हमारे सामने आ रही है और हम इस ख्वाब के ऊपर अफसोस किए बगैर और कुछ नहीं कर सकते। अब चूंकि एस्टेब्लिशमेंट को मालूम है कि उन्होंने जिसको पीठ के अंदर खंजर मारने के बजाय पीठ में लात मारी थी, उसका कुब अब सीधा हो चुका है और वो एक पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुजामत की तस्वीर बन चुका है। वतन नहीं छोड़ रहा, भाग नहीं रहा और इसी सारे इस प्रोसेस में एक आध जज जो है वो चीफ जस्टिस की शक्ल में वो हलाली निकल आया है। तो एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये तमाम चीज़ें बदनामी का बायस बन रही हैं। इससे पहले कि वो ये साबित करते कि उनके सामने जो बंदा मुजामत की तस्वीर है वो भी दूसरे करप्ट यानी सियासतदानों की तरह है, एस्टेब्लिशमेंट खुद गंदी हो चुकी है। और अब चूंकि उन्हें मालूम है कि अगर आज इलेक्शन होते हैं तो ये शख्स 2/3 मेजॉरिटी हासिल कर लेगा और आइन के अंदर उस किस्म की तरमीमें होंगी, हुकूमत में आके उस तरह के इंतजाम होंगे कि आगे एस्टेब्लिशमेंट का बिजनेस चलना, उसका कारोबार चलना, उसके एम्पायर का चलना मुश्किल हो जाएगा। तो चुनाचे एस्टेब्लिशमेंट ने आखिरी हरबे के तौर पे आइन के उसी इबाम को जिसको उन्होंने अशरे संभाल के रखा हुआ था उसको इस्तेमाल करते हुए अपने गमलों में उगे हुए सियासतदानों के जरिए इलेक्शन के प्रोसेस को डिले कर दिया। और ये तकरीबन कमो बेश अगर सियासी तौर पे आप इसको देखेंगे तो यानी सूडान वाली ही तकरीबन तो सूरत हाल है। लग रहा इस तरह है कि हालात जिस तरफ जा रहे हैं कमो बेश खुदा न ख्वास्ता सूडान वाली सूरत हाल होगी। जैसे एक बच्चों की इस किताब के अंदर जो है वो बयान किया गया था कि एक था तीतर एक था बटेर, लड़ने में थे दोनों शेर, लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच एक की दुम।